फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अब तो देख रही है मैं दिवाली की रोशनी और बहुत ही नज़दीक त्योहार शुरू हो रहे हैं और आज से तो नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। तो अब हमारे त्योहारों का ये सिलसिला चालू ही रहने वाला है और दिवाली हमारा सबसे बड़ा पर्व है और उसके लिए हमारे मन में कितना उत्साह और उमंग भर जाता है कि भाई त्योहार आ रहे हैं। और उसकी जो सबसे अच्छी फीलिंग और सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग कब आती है, जब हमारा घर साफ हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि 1 साल आप ऐसा डिसाइड करिए कि दिवाली में घर साफ नहीं करना है, सिर्फ़ दिवाली मनानी है, तो आपको वो मूड ही नहीं बनेगा या आपको वो अच्छा ही नहीं लगेगा कि यार घर तो क्लीन किया नहीं। यानी उसके बाद जो हमारा मूड एकदम फेस्टिवल मोड में चला जाता है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है और ये तो एक मौका होता है हमारे घर को सुंदर बनाने का, चमकीला बनाने का, एकदम स्वच्छ और एकदम मैनेज्ड करने का। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमें दिवाली की सफाई करनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, हर साल जैसे करते हैं उसी तरीके से घर की सफाई करेंगे तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है और हम थक जाते हैं। पर आज कुछ ऐसे ईज़ी स्टेप्स के साथ करेंगे जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, घर की सफाई तो करनी है पर उसके लिए हमें हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि अगर हम हेल्पर पे डिपेंडेंट रहते हैं तो उनके टाइम पे हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सभी के घर में सफाई चलती है तो उन लोगों के पास भी यानी अपने हेल्पर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारे टाइम पे आके हमें काम करके दें। तो सुबह में जब हमें काम करने होते हैं तो थोड़ी हमारे में एनर्जी भी रहती है और हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, पर तब वो लोग अवेलेबल नहीं होते, तो अल्टीमेटली हमें ही करना पड़ता है काम। तो चलो हम खुद कैसे करते हैं उससे ही शुरुआत करते हैं। तो पहली बात ये है कि हमें प्लानिंग करना चाहिए, यानी कि कौन-सा काम किस दिन हमें करना है और कितनी जगह हमें क्लीन करनी है उस रोज़, उसका एक लिस्ट बनाना चाहिए और ये बहुत ईज़ी रहता है, सच मानिए। एक लिस्ट बना दीजिए कि मंडे को मुझे लिविंग रूम का हाफ पार्ट साफ करना है, फिर ट्यूसडे को मुझे ये करना है, बेडरूम का ये पार्ट मुझे साफ करना है, ड्रॉर्स ये इस दिन करने हैं। उस तरीके से पूरा प्लानिंग करोगे ना तो बहुत ईज़ी रहेगा। और अब तो ये भी ज़रूरी है कि घर के जितने मेंबर हैं ना उनसे उनसे भी छोटा-छोटा काम आप करवा सकते हैं। जैसे कि ड्रॉअर को क्लीन करना है, बिल्स वगैरह पड़े हैं, एक्सपायरी हो गए हैं, उसको निकाल देना है। ऐसी जो काम होते हैं ना, ड्रॉअर्स क्लीन करना ऐसे, वो आप घर में कोई जेंट्स है उससे भी दे सकते हैं, तो वो आराम से बैठे-बैठे बिल्स सब चेक कर लेंगे, काम की चीज़ें रखेंगे, ड्रॉअर साफ हो जाएँगे। तो आपकी थोड़ी हो हेल्प हो जाएगी और ड्रॉअर क्लीन हो गए। उसी तरीके से बच्चों को जैसे उनके खिलौने हैं या फिर उनकी गेम्स है, उस कॉर्नर को बच्चों के पास करवा लीजिए तो उनको अच्छा भी लगेगा और वो हँसते-खेलते वो काम कर देंगे। तो आपकी निगरानी की तो ज़रूरत हर एक जगह पे रहेगी, पर ये ज़रूरी है कि दूसरे लोगों की ऐसी छोटी-मोटी हेल्प आपको मिल जाएगी। सेकंड स्टेप है कि अनावश्यक चीज़ें हैं ना, उसे निकाल दीजिए। अगर वो अच्छी कंडीशन में है, चल सके ऐसी है, आपको किसी को डोनेट करना अच्छा लगता है तो डोनेट कर दीजिए, या टूट-फूट गई है तो उसे उठा के फेंक दीजिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम रहता है, वो हमारे किचन में होता है, हमारे स्टोर में होता है, ड्रॉर्स वगैरह जगह पे होता है, वार्डरोब में होता है। ये डिक्लटरिंग का काम तो बहुत ही ज़रूरी है और उससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है घर की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप मैं ये देना चाहूँगी कि आप है ना, जो पुरानी फटी हुई जो बेडशीट होती है या बड़े से कपड़े होते हैं ना, उसको आप हमेशा सँभाल के रखिए, क्योंकि वो बहुत काम में आते हैं सफाई करके करने के टाइम पे। जैसे आप लिविंग रूम की सफाई कर रहे हो तो आप हर जगह पे वो जो फर्नीचर आपका है वहाँ पे वो फटी हुई या पुरानी वाली जो बेडशीट है ना, वो वहाँ पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप छत की सफाई करते हैं, जाले उतारते हैं या फिर धूल-मिट्टी उड़ती है, तो वो सब आपके फर्नीचर पे नहीं लगेगी और फर्नीचर आपका क्लीन ही रहेगा। तो उससे नुकसान भी नहीं होगा, कई बार टूटी-फूटी चीज़ें गिरती हैं और वहाँ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, ऐसा भी नहीं होगा।
अब फ्रेंड्स लिविंग रूम की सफाई शुरू करें तो सबसे पहले जो छत के ऊपर जो जाले हुए हैं या फिर जो धूल मिट्टी लगी है ना, उसे ठीक तरीके से साफ करवाइए। और या आप खुद करती हैं तो आप अच्छी तरीके से उसे क्लीन करें। और दीवारों के लिए है ना, वो जो सूखा हुआ कपड़ा होता है ना, उसे उससे हम दीवारों को एक बार दूसरी बार उसे साफ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि छोटी-छोटी जो दरारें होती हैं ना, वहाँ पे जो धूल मिट्टी लग जाती है ना, वो कपड़े में आ जाएगी। तो उससे आपका बहुत ही अच्छा क्लीनिंग रहेगा। या वैक्यूम तो आप कर ही सकती हैं, अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो वेल एंड गुड है। पर अगर उसके साथ भी कई बार मुश्किल हो जाता है काम करना, तो ये बहुत ईज़ी ट्रिक है कि आप कपड़े को है ना, एक बड़ी-सी लकड़ी के ऊपर बाँध दीजिए और फिर उसे पूरी वॉल पे उसे थॉरली क्लीन करें। अब छत और वॉल क्लीन हो जाने के बाद है ना, जो सोफ़े के ऊपर और बहुत दूसरे फर्नीचर के ऊपर हमने बेडशीट डाली थी पुरानी वाली, उस पे बहुत सारा कचरा गिरा होगा। उसे है ना, थोड़ा ध्यान रख के उठा के एक साइड पे रख दीजिए और फिर सोफ़ा के जो कवर है ना, वो निकालने शुरू कीजिए। उसका भी एक बंच बना के आप साइड पे रखिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने सोफ़ा के कवर या फिर अपने विंडो के जो कर्टेन्स है उसे फ्रीक्वेंटली साफ करते रहते हैं और आप उससे यूज़ टू हैं, तो बात ठीक है कि आप घर पे ही कर लें। पर अगर आप इतनी फ्रीक्वेंटली साफ नहीं करते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ इतना फ्रीक्वेंटली, तो मैं हमेशा वो जब भी निकालती हूँ तो उसे लॉन्ड्री में दे देती हूँ। वैसे भी हेल्पर हमें मिलते नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। और हर टाइम पे कर्टेन्स जो लगे हुए रहते हैं ना, उसकी वजह से उसमें धूल-मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नॉर्मल वाले हमारे वॉशिंग मशीन में इतने क्लीन नहीं होंगे, जो लॉन्ड्री में होते हैं। तो आप लॉन्ड्री में देने का अगर आपको पसंद आता है, तो ये आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और लॉन्ड्री में जो पर्दे क्लीन होते हैं ना, वो एकदम थॉरली क्लीन होते हैं और इस्त्री करके एकदम प्रॉपरली आयरनिंग किए हुए आपको देते हैं। हमारे जो सोफ़ा वग़ैरह होता है या हम सेंटर टेबल रखते हैं, उसके नीचे की सतह पे है ना, कई बार बहुत धूल-मिट्टी जमी हुई होती है और रूटीन में शायद रह जाती है हमसे, या फिर वो पीछे की साइड पे सोफ़ा के पीछे जो दीवार को सटा के हम रखते हैं ना, तो वहाँ पे भी धूल-मिट्टी थोड़ी होती है, फिर नीचे की सतह पे भी होती है। वो सब हमें ध्यान रख के फिर एकदम क्लीन करना चाहिए, यानी सेंटर टेबल, साइड टेबल, सोफ़ा, इस सब के जो कोने-कोने भी हैं ना, वो हमें एकदम से क्लीन करने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे फर्नीचर की सफाई भी हो जाएगी, उससे उसके लिए हमें ज़्यादातर सूखा कपड़ा और ऐसे ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपका वुडन फर्नीचर है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ अब जो हमारी विंडोज़ होती हैं और मेन डोर होता है, इस सब की बहुत अच्छी तरीके से सफाई करनी। इसी तरह आपको बेडरूम की सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेडरूम में भी उसी तरीके से आप पुरानी वाली बेडशीट डाल दीजिए पहले, तो आपकी मैट्रेसेस खराब नहीं होगी और वो इतना क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो पुरानी वाली बेडशीट डाल दीजिए और फिर काम शुरू कीजिए। तो बेडरूम में भी बहुत सारे कर्टेन्स हम यूज़ करते हैं, वो कर्टेन्स को निकालना, उसका बंच बना के रखना और फिर उसको जिस तरीके से आपको पसंद है, खुद धुलाई करनी है तो वो भी हो जाता है और लॉन्ड्री करनी है तो वो भी हेल्प हो जाती है। तो उस तरीके से उसे रखना पड़ेगा। और जो उसके बेडरूम के ड्रॉवर्स है, फिर वार्डरोब्स है, उसके अंदर जो डिक्लटरिंग का काम है, वो जो भी करना है वो करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको एक सूखे हुए कपड़ों से अपने वार्डरोब के अंदर की साइड को और उस तरीके से हैंगर्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किचन की डीप क्लीनिंग करें। देखो, इसमें सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो किचन के ड्रॉवर्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर हम किचन मैट्स जो आती है, वो यूज़ करते हैं ना, तो सफाई का काम बहुत ही कम हो जाता है। तो हर एक ड्रॉवर में आप वो मैट लगाइए और उससे क्या होगा, जो भी चीज़ें गिरती हैं ना, वो मैट पे गिरेगी, यानी ड्रॉवर की सतह खराब नहीं होगी। तो आपको ड्रॉवर को बहुत क्लीनिंग करना नहीं पड़ेगा। वो बार-बार आप जब भी क्लीन करते हो ना, तो मैट उठा के आप क्लीन कर लोगे ना, तो हो जाता है, 90% काम हो जाता है। फिर दिवाली के टाइम पे आप ड्रॉवर्स निकाल के फिर उसको थॉरली क्लीन कर सकते हो, या जो सॉल्यूशन यूज़ करते हो आप उससे भी कर सकते हो। तो मैट्स को भी साफ कर लीजिए और फिर
जो जार है उसको भी हो सके तो हमें अच्छी तरीके से क्लीन करके और फिर उसको धूप में थोड़ा सुखा के फिर उसको उसमें वापस चीज़ें भरनी चाहिए। तो ये इससे है ना उसमें कीड़े-वीड़े नहीं लगते। धूप में जो एकदम तपी हुई चीज़ें होती है ना वो अच्छी रहती है। तो जार को भी इस तरीके से आप रिनोवेट कर सकते हैं। फिर जो लेबल आधे निकल जाते हैं, कई बार हमारे हाथ लगने से जो लिखा हुआ होता है वो स्प्रेड हो गया होता है, तो लेबल सब निकाल दीजिए और फिर नई लेबलिंग कीजिए, तो उससे भी एकदम चमकीला और अच्छा-सा आपका किचन हो जाएगा, है ना? किचन में और स्टोर में हमारा डिक्लटरिंग का काम बहुत होता है, तो वो तो हमें हमें वैसे भी करना होता है और यहाँ पे थॉरली करना चाहिए क्योंकि जितनी चीज़ें अननेसेसरी पड़ी है उनको निकाल दीजिए, अगर अच्छी है तो किसी को डोनेट कीजिए और अगर आपको टूटी-फूटी लगती है तो उसे फेंक दीजिए, यानी थोड़ी जगह बन जाती है ना किचन में, तो वो स्पेशियस भी लगता है और हमें काम करने में अच्छा लगता है वहाँ पे। तो डिक्लटरिंग का काम बहुत ही ज़रूरी है, वो सबसे पहले करना चाहिए। उसी तरीके से चीज़ें अगर एक्सपायरी हो गई है तो फेंक दीजिए या फिर जो नई चीज़ें लाके ऐसे पैकेट में पड़ी हैं तो उसे प्रॉपरली उसे ऑर्गेनाइज़ कीजिए। ये सब जो छोटे-छोटे रूटीन के काम होते हैं ना, उसी तरीके से उसका डीप क्लीनिंग करना चाहिए। फिर आता है गैस स्टोव साफ़ करने की बारी और उसके बाद चिमनी हमारी होती है, उसे भी क्लीन करनी पड़ती है। फिर हम जो उपकरण यूज़ करते हैं जैसे कि मिक्सर है या फिर हमारा हैंड ब्लेंडर है या माइक्रोवेव है, ये सब चीज़ें भी हमें क्लीन कर देनी चाहिए। उसके आगे-पीछे जो धूल-मिट्टी लगी हुई होती है वो क्लीन करनी चाहिए वो। किचन की सफाई पे के बाद है ना ऑलमोस्ट घर हमारा क्लीन हो जाता है, तो हमें मंदिर की सफाई करनी चाहिए क्योंकि भगवान को वो एनवायरनमेंट में जब हम रखते हैं क्लीन वाले तो बहुत अच्छा लगता है। तो त्योहारों में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पूजा-पाठ होते रहते हैं, तो म मंदिर की सफाई प्रॉपरली करनी चाहिए। और डिपेंड्स कि आप अगर वुडन टेम्पल यूज़ करती हैं, छोटा-सा जो मंदिर होता है वो, तो उस तरीके से उसकी सफाई कीजिए और अगर आप मार्बल का यूज़ करते हैं तो उस तरीके से आपको सफाई करनी पड़ेगी। तरीके से सजाना चाहिए, फिर हमें भगवान के लिए कुछ नए डेकोरेशन भी अच्छी तरीके से बनाने चाहिए। कुछ आइडिया लगाने की बात है, ये नहीं कि हमें डेकोरेशन चेंज करना है, पर कुछ अच्छी तरीके से कुछ नया आइडिया लगा के उसे डेकोरेट करेंगे तो आपको नया लगेगा। अब इतना होने के बाद भगवान का जो मंदिर होता है उसे अच्छी तरीके से हम सजाते हैं। उसके बाद जो उनके दिए हैं और जो हम अगरबत्ती का स्टैंड रखते हैं वो सब है ना एकदम अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए और वहाँ पे भगवान के जैसे हम ठाकुर जी को जो कपड़े पहनाते हैं ना, तो वो कपड़े हम बदलते रहते हैं, तो नए कपड़े वहाँ पे रखिए। फिर वहाँ पे जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, उस तरीके से आपका जो सामान लगता है वहाँ पे, वो सामान आप अच्छी तरीके से मैनेज करके रखिए, यानी आपको ढूँढना ना पड़े। घी है, दिया है, बाती है, उस तरीके से रेडी रखिए वहाँ पे। तो एकदम क्लीन सा वो वहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी-सी कर सकते हैं आप, तो वो मंदिर इतना जगमगा उठता है और बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेश फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हैं, हर रोज़ के लिए फ्रेश फ्लावर भी लाके भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। ये सब छोटी-छोटी तैयारियाँ हैं ना, वो आपके मंदिर के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा वो फ्लोर क्लीनिंग का रहेगा। यानी हमारे यहाँ हर रोज़ तो पोछा वगैरह होता रहता है, पर जो साइड की जो दरारें होती है ना, वहाँ पे धूल-मिट्टी थोड़ी रहती है। तो उसे क्लीन बहुत अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करने के लिए आप छोटा-सा ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पुराने टूथपेस्ट के ब्रश होते हैं ना, वो वहाँ से आप कॉर्नर्स बहुत अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। या फिर 2 टाइल्स के बीच की जो दरार होती है ना, वहाँ पे भी धूल-मिट्टी होती है, तो उसे भी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए अच्छे से सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली जो सफाई होती है ना, वो हर रोज़ की सफाई में इतना नहीं हम कर सकते हैं। तो जब त्योहारों के टाइम पे इतनी डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती है हमसे। अब आपका ऑलमोस्ट सफाई का काम खत्म होने आया है, तो अब लास्ट में रहेगा बाथरूम क्लीनिंग का काम। ये थोड़ा टफ काम होता है, पर वो भी अगर हम हर रोज़ इतना अच्छी तरीके से क्लीन करते रहते हैं ना बाथरूम को, तो वो भी इतना आपको बहुत बड़ा टास्क नहीं लगेगा।
तो उसको भी अच्छे सॉल्यूशन के से आप क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादातर फिटिंग्स और जो वॉल होती है उसे नहाने की वजह से जो साबुन के छींटे और वो गिरते हैं ना, उसकी वजह से वहाँ पे दाग पड़ जाते हैं, तो वो वॉल को थोड़ी क्लीन करनी पड़ती है। फिर फिटिंग्स को ठीक तरीके से क्लीन करना पड़ता है, उसके लिए हमें सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ता है। बाकी की सफाई हमारी रोज़मर्रा की वैसे भी अच्छी हो जाती है। देखो भई, आपका घर तो एकदम चमकता हुआ शानदार हो गया, फिर भी थोड़े काम रह जाते हैं। जैसे बुक की जो शेल्फ होती है उसे क्लीन करनी पड़ती है। हम बुक्स बहुत सारी रखते हैं घर में, बच्चों की पढ़ाई की होती है, तो वो ऐसे छोटे-छोटे काम है ना, बच्चों को सौंप दे दीजिए तो वो अपने तरीके से, तो उसे आदत भी पड़ेगी कि वो अपने तरीके से किस तरीके से क्लीनिंग कर सके। तो ये बुक शेल्फ वगैरह वो साफ करना बाकी रहता है। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी लाइट्स होती है, फिर आपके फ़ैन हैं, आपका एसी का ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें भी हमें साफ़ करनी होती है। पर मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब काम आप मत कीजिए, खुद मत कीजिए। इसके लिए किसी इंसान को बुलाइए जो जिसे उसका एक्सपीरियंस है। जैसे जो स्विच बोर्ड होती है हमारी लाइट्स की, वो बार-बार हम ऑन ऑफ करते रहते हैं ना, तो हमारे हाथ से वहाँ पे दाग लग जाते हैं, और ज़्यादातर वो व्हाइट कलर की होती है, तो बहुत ही गंदा दिखता है वो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो सब अच्छी है पर रिस्की बहुत है। तो उनके लिए जो जिस इंसान को उसका उसका अनुभव है, ऐसे इंसान के पास ही करवाइए, खुद मत कीजिए। ये मैं रिक्वेस्ट आपको करूँगी। तो ये भी चलो आपका है, आपकी लाइटें भी एकदम क्लीन हो गई, अच्छी तरीके से फिर उसने लगा दी, फिर उसने चेक कर लिया कि ठीक-ठाक है कि नहीं, तो आपका घर तो भई एकदम त्योहारों के लिए रेडी हो गया। एक और टिप देना चाहूँगी कि अगर आप के घर में बहुत सारा डेकोरेटिव सामान है, तो दिवाली के लिए आप मत लीजिए बाहर से और भी नया सामान, यानी नया-नया निकलता ही रहता है। तो हमें लगता है कि जो पड़ा है उसी का यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, कुछ नए आइडियाज़ लगा के आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पधारती हैं, दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी पूजन हम करते हैं, वो लक्ष्मी पूजन के जो भी दिए होते हैं ना, वो इतने डेकोरेटिव और सुंदर आते हैं, उसे आपको मार्केट से लेने चाहिए। हर बार नए दिए, वो हम लोग पूजा में इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से लक्ष्मी जी का स्वागत करें और नए दिए ही खरीदें उस रोज़। शगुन के दिए तो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी ये परंपरा है, तो शगुन के दिए ज़रूर से खरीदें। और इसके बाद आपके पास अच्छा-सा टाइम बचेगा, क्योंकि आपको प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि यानी कि जब तक त्योहार शुरू होते हैं ना, उससे पहले आपका ये सब क काम खत्म हो जाएगा। अब देखो, आपके घर की सफाई हो गई, अब आपके पास टाइम है कि आपने डेकोरेशन को आप अच्छी तरीके से लगाएँ, यानी रंगोली की शुरुआत भी तभी होती है जब हमारा घर क्लीन हो जाता है। और तोरण लगाना, फिर ये छोटी-छोटी लाइट्स लगाते हैं हम, तो सीरीज़ लगाते हैं, वो सब जो भी आप डेकोरेशन करते हैं ना, वो सफाई के बाद होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और आपने देखा ना कि स्टेप बाय स्टेप काम करने से हम थक भी नहीं जाते, हमारा काम भी हो जाता है, और हम त्योहारों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है ये वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ ऐसे ही यूज़फुल सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।